एक नौजवान जो प्रोफेसर बना और बाद में उसके पढ़ाए तमाम स्टूडेंट आतंकवादी बन गए। एक प्रोफेसर जिसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, राजनीति में आया और कई बार सांसद रहा, मंत्री भी बना। एक नेता जिसकी बेटी का किडनैप हो गया, एक हफ्ते बाद बेटी छूट भी गई। किसने किडनैप किया, ये आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। और एक सांसद जिसके वोट से 13 महीने पुरानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 17 अप्रैल 1999 को गिर गई। कौन है यह शख्स जिसकी जिंदगी के इतने सतरंगी आयाम हैं? नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और दी लल्लन टॉप.com पर आज कहानी सैफुद्दीन सोज की। 23 नवंबर 1937 को सैफुद्दीन सोज की पैदाइश हुई। इकोनॉमिक्स में पढ़ाई लिखाई की और फिर तमाम कॉलेजों में प्रोफेसर रहे। उसके बाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी। फिर आया 80 का दशक। इंदिरा गांधी के इशारे पर शेख अब्दुल्ला की पत्नी को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत पर अपना हक बेटे के लिए छोड़ना पड़ा। फारूक अब्दुल्ला सियासत में आए। फारूक बड़े मशहूर थे उस वक्त के लुटियंस दिल्ली में। लंदन में पढ़ा हुआ एक नौजवान जिसका अलग किस्म का चार्म था। और उसने जब जम्मू कश्मीर में सियासत शुरू की तो उसने भी ऐसे ही नौजवानों की तलाश की जो लोगों पर अपनी पकड़ रखते हों और चीज़ों को लेकर नए किस्म का नज़रिया हो। सैफुद्दीन सोज भी वैसे ही नेताओं में से एक थे। नौकरी से इस्तीफा देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और बारामूला से सांसद बने। सोज और अब्दुल्ला की ये दोस्ती 90 के दशक के आखिर तक चलती रही। बीच में इसमें एक झटका आया जब अब्दुल्ला की सरकार बर्खास्त हुई, नए सिरे से चुनाव हुए, चरमपंथियों ने अलग गुट बनाकर चुनाव लड़ा, चुनाव में धांधली की शिकायतें हुई, कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगे। बड़े पैमाने में नौजवान सीमा पार करके पाकिस्तान गए। वहाँ पे उन्होंने आतंकवाद की ट्रेनिंग ली। JKLF जैसे कई संगठनों का उदय हुआ। उस दौरान का एक वाकया जो बेहद मशहूर हुआ, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया का अपहरण। मुफ्ती मोहम्मद सईद को अभी कुछ ही दिन तो हुए थे 1989 में बनी VP सिंह की कैबिनेट में शपथ लिए हुए, और फिर ये खबर आ गई कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही उनकी बेटी को JKLF के लड़कों ने उठा लिया है। बाद में सरकार को ढील देनी पड़ी, तमाम उग्रवादियों को छोड़ा गया और बदले में मंत्री जी की बेटी वापस लौटी। इस वाकये के 2 बरस बाद एक और अपहरण हुआ था। नेता थे सैफुद्दीन सोज और उनकी बेटी नाहिदा का किडनैप हुआ था। एक हफ्ते के बाद नाहिदा को वापस छोड़ दिया गया। आतंकवादियों के और सत्ता पक्ष के बीच क्या डील हुई किसी को नहीं पता। बाद में यासीन भट्ट नाम के एक लड़के का इस मामले में जिक्र आया और उसे सजा भी सुनाई गई। लेकिन इस किडनैपिंग को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत में तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो बयान की जाती हैं। ये वही दौर था जिसमें सैफुद्दीन सोज की बेटी के किडनैप के एक ही महीने के बाद कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद के भी एक रिश्तेदार का किडनैप हुआ था। तब भी लगभग ऐसे ही हालात दोहराए गए थे। लेकिन ये सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर से निकलकर पूरे हिंदुस्तान का एक बड़ा नाम कैसे बने? ऐसा 1996 में भी नहीं हुआ जब वो देवेगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में मंत्री रहे। ऐसा 1998 में भी नहीं हुआ जब उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के NDA गठबंधन का हिस्सा बनना स्वीकार किया। ये नाम बड़ा नाम बना अप्रैल 1999 में, जब एक तूफानी चाय पार्टी के बाद जिसमें सोनिया गांधी, जयललिता और सुब्रमण्यम स्वामी ने शिरकत की थी, AIADMK ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सरकार को लोकसभा में विश्वास मत साबित करना था। नए सिरे से जोड़ तोड़ हो रहा था, जिसमें सबसे आगे थे अटल बिहारी वाजपेयी की लक्ष्मण, उनके हनुमान प्रमोद महाजन, अपने दौर के सबसे बड़े पॉलिटिकल मैनेजर। उन्होंने सबको साध लिया था। ऐन वक्त पे मायावती ने गच्चा दे दिया। मायावती जब सदन में आई तो लोगों को लगा कि या तो ये वाजपेयी सरकार का समर्थन करेंगी या फिर वॉकआउट कर जाएंगी। इसकी वजह भी थी। मायावती देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री अगर बन पाई थी तो उसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी का ही सपोर्ट था। बात उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे गिरधर गमांग पर भी बहुत हुई है, जिन पर यह इल्जाम लगा कि उनके एक वोट के चलते अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी। गिरधर गमांग कुछ ही महीने पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आला कमान के द्वारा। इसके बावजूद उन्होंने कोरापुट की लोकसभा सीट से इस्तीफा नहीं दिया था, और जब अप्रैल का महीना आया और विश्वास मत पर वोटिंग का नंबर आया तो गिरधर गमांग भी अपने वोट के लिए मौजूद थे। लेकिन एक और शख्स था जिसने पार्टी की व्हिप का उल्लंघन किया और बाद तक ये श्रेय लेता रहा कि मेरी वजह से ही एक कम्युनल सरकार गिरी है। ये शख्स था बारामूला से सांसद सैफुद्दीन सोज।
सोज ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला सबकी व्हिप का उल्लंघन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के विरोध में वोट डाला। रात में तमाम बहस मुबाहिसे के बाद जब वोटिंग हुई और काउंटिंग का नतीजा एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर नजर आया तो वाजपेयी के पक्ष में थे 269 वोट और विपक्ष में थे 270 वोट। सदन में सनाका खिंच गया। सैफुद्दीन सोज मुस्कुराते हुए बाहर निकले। अगले रोज अब्दुल्ला ने उनको अपनी पार्टी से हमेशा के लिए निकाल दिया। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। साल 2003 में सैफुद्दीन सोज ने रामविलास पासवान जैसे तमाम नेताओं की तरह शातिरपना दिखाते हुए सियासत की बदलती हवा को भांप लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे, 2008 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। सैफुद्दीन सोज अब रिटायरमेंट के करीब हैं। उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बेटा जो पत्थर नहीं फेंकता, पत्थर फेंकने वालों के बीच सियासत करना चाहता है और इसके लिए येल यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री लेकर आया है। जम्मू कश्मीर की सियासतदानों के इस चरित्र को आपको समझना होगा। ये अलगाव की बात करते हैं, असंतोष की बात करते हैं, लेकिन जब इनकी अपनी कौम, अपनी नस्ल की बात आती है, अपने परिवार की बात आती है तो सहूलियतों के लिए, शिक्षा के लिए ये बाहर भागते हैं। सैफुद्दीन सोज, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज भी उन्हीं राजनेताओं की जमात में से आते हैं। उनके लिए कम्युनिज्म तब बड़ा मुद्दा नहीं था जब वो 13 महीने तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का हिस्सा रहे। उनके लिए ये तब भी बड़ा मुद्दा नहीं था जब उसी सरकार का हिस्सा रहते हुए बारामूला के सांसद के तौर पर उनकी तमाम मांगों को माना गया। ऐन वक्त पे उनको अपने आदर्श याद आ गए। वो चाहें तो इसे सियासी रणनीति कहकर अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में सैफुद्दीन सोज को सिर्फ इसलिए याद किया जाएगा कि इस आदमी ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया और एक चुनी हुई सरकार को गिराकर देश को मध्यावधि चुनाव की तरफ धकेल दिया। दिलल्लनटॉप.com पर सियासत के कुछ और किरदारों, कुछ और किस्सों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।